नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश यादव मंथन हिंदी संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने डेमो वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हिंदी वर्णमाला से शुरू हो रही है और इसमें हम ग्रामर पूरी सारी जितनी भी हिंदी है हमारी ग्रामर के टॉपिकों की अगर अपन बात करें तो ग्रामर के टॉपिकों में तो अपन वर्णमाला है, संधि है, समास और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, रस, अलंकार, छंद, काव्य, काव्य गुण, शब्द शक्ति, भाव पल्लवन, ये सारी चीज़ें, संक्षेपण वगैरह है, गद्यांश पद्यांश से प्रश्न आते हैं वो है, साहित्य वगैरह के भी प्रश्न रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपनी एक साथ चलेंगी। यानी कि पहला टॉपिक है अपना वर्णमाला। जैसा कि सुबह मैंने भाषा के अंगों की बात कर रहा था तो मुख्यतः मैंने भाषा के 3 अंग माने थे और भाषा के मुख्यतः के 3 अंगों में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण, शब्द और वाक्य। और सामान्यतः मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा के सामान्यतः 5 अंग माने जाते हैं और सामान्यतः 5 अंगों में आता है ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, जिसमें उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं उच्चारण की दृष्टि से, जबकि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करते हैं तो वर्ण को लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। शब्द को वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्द एक अर्थ देता है और अर्थ देने के कारण इसको हम सार्थक कहते हैं और इसीलिए इसको हम भाषा की सार्थक इकाई कहते हैं, जबकि वाक्य को हम भाषा की वास्तविक इकाई कहते हैं। एक बार फिर बताऊंगा, ध्वनि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई के लिए उच्चारण के आधार पर ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की या सार्थक इकाई के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है और वास्तविक रूप में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है या विचार विनिमय की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाता है। इसके बाद वर्णों के समूह से जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, उन वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। वर्ण के बारे में विषय में बता चुका हूँ कि किसी भी ध्वनि चिन्ह का वास्तविक जो रूप होता है या एक ध्वनि का जो चिन्ह होता है, ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके टुकड़े ना हो या ऐसा कोई भी ध्वनि जिसको हम और रूपों में नहीं तोड़ सकें, उसे वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। और वर्णमाला को बांटा गया है 2 भागों में, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर होता है किसी भी वर्ण पर अगर अपन ध्यान दें कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है उसको कहते हैं स्वर। यानी कि ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उसे स्वर कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या के संबंध में बड़े प्रश्न हैं। लूसेंट 13 मानता है, कोई 11 मानता है, कोई 10 मानता है। तो अपन 13 माने कि 11 माने कि 10 माने, अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चंस पे जैसा प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो स्वरों के लिए अपन सबसे पहले माने छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। और इसमें आता है अंग और आह। अगर अपन बात करें तो अंग्रेजी के वोवल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू 5 माने जाते हैं। और जब इनको अपन मनाएं इंग्लिश में, अगर ऐसे मान के चलिए लिख लेते हैं तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर ए, आई, ए, यू, ओ, ए, यू, ए, एन और ए, एच।
तो हम देख रहे हैं कि ये वोवल से बना है, स्वर से मिलकर के बन रहे थे, देखो सारे। लेकिन इसमें पहला वर्ड है व्यंजन और बाद वाला वर्ड है स्वर। यहाँ पर जो व्यंजन है, व्यंजन आर रा है और स्वर ई है। और हमें पता है कि किसी भी व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो उस व्यंजन का उच्चारण किया जा सकता है। इस कारण से इस वाले स्वर को यानी कि ऋषि को कभी भी किसी दूसरे मात्रा की या किसी भी अन्य स्वर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र रूप में स्वर को रखता है, यानी इसका उच्चारण संभव है। इसीलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की जो संख्या मानी जाती है वो 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? अगर आपसे कोई प्रश्न करता है स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 पर फोकस करना है, ना कि 10 पे और ना ही 13। तो अपन अंग और आह को स्वर के रूप में क्यों नहीं मानते? तो अपन देखेंगे यहाँ पर आ पहले आ रहा है और ना बाद में आ रहा है। आ पहले आ रहा है और हा बाद में आ रहा है, यानी स्वर पहले आ रहा है और व्यंजन बाद में आ रहा है। यानी इस स्वर का उच्चारण तो किया जा सकता है, लेकिन इस व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। और इस व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता तो ये प्रयोग, यानी इनका प्रयोग तो स्वर की तरह होता है, लेकिन उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता, यानी ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। इस कारण से अंग और अहा ये आ के योग से मिलते हैं, इसीलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवा कहा जाता है। और इस आधार पर उच्चारण की दृष्टि से जो स्वरों को अपन बांटते हैं वो 2 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। देखेंगे 2 भागों की अगर बात करते हैं तो 2 भागों में देखा जाए तो ह्रस्व स्वर, जिसे अपन लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी सारे स्वर हैं इन्हीं से बने हुए हैं, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इनकी संख्या 4 मानी जाती है हिंदी वर्णमाला में, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में अगर बात करते हैं तो दीर्घ स्वर का एक भाग और होता है जिसको कहते हैं संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में जो आते हैं, दीर्घ स्वर में आता है बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। छोटे आ से बड़ा, छोटी ई से बड़ी और छोटे ऊ से बड़ा ऊ। जबकि संयुक्त स्वर में जो बात करते हैं तो संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, ए, आई, ओ, औ। जब इसको तोड़ा जाता है तो ये मिलके बनता है आ और ई से। इसको तोड़ा जाता है, ये बनता है आ और ए से। ये आ और छोटे ऊ से, ये बनेगा आ और ओ से। ठीक है। आ और ई की अगर अपन बात करते हैं तो ये देखो आ और ई इन्हीं दोनों से मिलकर के बना है और अलग अलग गुणों से मिलकर बना है, इसीलिए नए गुण का निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको कहेंगे गुण स्वर। यहाँ पर आई से बड़ी ये बन गई, इसीलिए यहाँ पर कहेंगे वृद्धि स्वर। इसको कौन सा स्वर कहते हैं? वृद्धि स्वर कहते हैं। इसको गुण स्वर कहते हैं और इसको वृद्धि स्वर कहते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि ये गुण स्वर हो गया, ये वृद्धि स्वर हो गया, ये गुण स्वर हो गया और ये वृद्धि स्वर। अगर प्रश्न आता है हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 3 ये और 4 ये, कुल 7 मानेंगे। कुल कितनी मानेंगे? 7 मानेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे? 4 मानेंगे। और संयुक्त स्वरों को छोड़ दिया जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे? 3 मानेंगे। तो यहाँ आपके काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं। और ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे वर्ण हैं इनको बोलने में कम समय लगता है और कम समय लगने के कारण इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको बोलने में अधिक समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ये 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, इस कारण से इनको संयुक्त स्वर के नाम से अपन जानते हैं। अगली अपन बात करेंगे अंग और आहा। अंग और आह की अगर अपन बात करते हैं तो अंग को कहा जाता है अनुस्वार, इसको कहा जाता है विसर्ग और इसको कहा जाता है अनुनासिक।
अगर अपन अंग की बात करें, अनुस्वार की बात करें, तो अनुस्वार का मतलब होता है ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको केवल नाक के द्वारा बोला जाता हो। ऐसा कोई भी वर्ण जो केवल नाक से उच्चारित होता है उसको कहते हैं अनुस्वार। जैसे आप अंगूर शब्द का प्रयोग करेंगे, और अंगूर शब्द का प्रयोग करने पर जब अपन नाक को बंद करते हैं तो नाक से अंगूर बोलते समय केवल गूर सुनाई देता है, अंग सुनाई नहीं देता है। यानी अंग का जो उच्चारण होता है वो केवल नाक के द्वारा होता है। विसर्ग का उच्चारण केवल मुंह के द्वारा होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुंह के द्वारा होता है, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता, उन्हें निरनुनासिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? निरनुनासिक के नाम से जानेंगे। केवल मुंह नाक से अनुस्वार का होगा, केवल मुंह से निरनुनासिक का होगा। निरनुनासिक के अंतर्गत अनुस्वार को और अनुनासिक को, अंगा को, या को, ड़ा को, ना को और मा को, 1 2 3 4 5 6 और 7 इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी वर्ण व्यंजन में यानी वर्णमाला में प्रयोग होते हैं वो सब की सब निरनुनासिक हैं। अगर का पूछा जाए निरनुनासिक है, हाँ है, हा पूछा जाए है, बोले है। तो ध्यान रखना है कि इन पांचों को छोड़ने के बाद 1 2 इन दोनों को भी छोड़ देंगे तो बाकी सभी जितने भी वर्ड बचेंगे वो निरनुनासिक कहलाएंगे। अनुनासिक की बात करें तो ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग नाक प्लस मुंह दोनों से हो उसको कहते हैं अनुनासिक। ध्यान रखना है, निरनुनासिक केवल मुंह से, जैसे का, नाक का कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन जब अपन चांद बोलेंगे, चांद बोलते समय नाक में हल्का सा कंपन होता है, ध्यान रखें, तो नाक से भी और मुंह से भी। इसके अलावा ये तो चंद्रबिंदु तो है ही, इसके अलावा ये 5 वर्ण हैं वो भी हमारे अनुनासिक के अंतर्गत ही माने जाते हैं, जिन्हें हम नासिक के व्यंजन या फिर नासिक के वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे। जिसका उच्चारण केवल नाक से हो अनुस्वार कहलाएगा। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करता है, एक अनुस्वार और अनुनासिक में लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि अनुनासिक में जहाँ नासिक शब्द का ध्यान में रखा जाता है तो हम दिमाग में लगाते हैं केवल नाक से, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है, अनुस्वार में केवल नाक का प्रयोग होता है, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, और निरनुनासिक में केवल और केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके अलावा आगे की वर्णमाला अपन शुरू करेंगे। आज के लिए स्वर इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है। स्वरों की अगर मैं चर्चा करूं तो सामान्यतः मैं बता चुका हूं कि लिखित रूप में जो स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे, 11 मानेंगे, लिखित रूप में 13 मानेंगे, और सामान्यतः जो स्वरों की संख्या मानी जाती है वो 11 मानी जाएगी। ध्यान रखना, 11 को प्राथमिकता रहेगी, लेकिन लिखित रूप में कई बात करता है तो 13 है, क्योंकि अयोग भाव में अंग और आह को लिख कर यानी स्वरों की तरह प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण स्वरों की तरह नहीं होता। ये हमेशा किसी न किसी स्वर के रूप में या किसी स्वर के साथ में ही आएंगे। इसके अलावा अपन थोड़ा सा और ध्यान दें। अभी तक मैंने वर्णमाला शुरुआत कर दी है, आगे की वीडियोस में आप लोगों को बनाऊंगा। आप मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल के लिए थोड़ा सा मदद करते रहें। अगर कोई परेशानी आ रही है या चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपकी जो भी समस्याएं उन्हें सॉल्व करूंगा। और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ना। इससे पूर्व मैंने डेमो में डाला था, हिंदी की शुरुआत हो चुकी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो, हिंदी का प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।